देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे बात करेंगे हम। इससे पहले इस सीरीज में हम 1 to 12 क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और ये न्यूमेरिकल पार्ट चला हुआ है कि जो न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जिसके जैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे रखे हैं। तो क्वेश्चन कहता है ए फिश फ्रीजिंग प्लांट रिक्वायर 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी एक फ्रिज है जिसमें 40 टन्स जो है फिश को फ्रीज करना है। The freezing temperature is -35 डिग्री सेल्सियस while the ambient temperature is 30 डिग्री सेल्सियस। ये दो टेम्परेचर आपको दे रखा है, फ्रीजिंग आपका इस टेम्परेचर पे होना है और जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। If the performance of the plant is 20% of the theoretical reserves Carnot cycle working within the same temperature limits, calculate power required, यानी कि पावर आपसे पूछी गई है। एक बात तो क्लियर है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे माइंड में ये समझ में आ गया कि कार्नोट साइकिल तो इसमें लगेगा। परेशान नहीं होना है, कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन हमें पीछे भी नहीं कराया गया है, लेकिन अभी लास्ट में इसको हमने रखा है, उसकी विद डेरिवेशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये देखना है कि गिवन क्या है। तो गिवन हमें है रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी कितनी है, 40 टन की है। फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि TL यानी कि लोअर टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लोअर टेम्परेचर, जो गिवन कितना है, -35 डिग्री सेल्सियस गिवन है। एम्बेडेंट यानी कि हायर टेम्परेचर TH गिवन है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है। परफॉर्मेंस जो दी गई है वो दी गई है 20% ऑफ थ्योरेटिकल कन्वर्जर्ड कार्नोट साइकिल के अंतर्गत। तो पावर हमें बतानी है। सबसे पहले सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, और केल्विन चेंज करने के लिए हम प्लस करते हैं 273 टेम्परेचर। दोनों को सोल्व किया तो आपका आया TL, जो आपका बना वो बना 238 केल्विन, और सिमिलरली TH आपका बनेगा 303 केल्विन। और अगर यहाँ पे आप रिवर्स कार्नोट साइकिल लगाओगे, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए, कार्नोट फॉर्मूला इंजन के लिए था, उसका उल्टा करना होता है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात आती है, यानी कि COP ऐसे लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है TL अपॉन में TH-TL। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये टाइपिंग में नहीं आ रहा था इसलिए डैश लगाया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद आप देखोगे तो COP आप देख रहे हो, तो COP कार्नोट का क्या आया, सोल्व करने के बाद 3.6615 आया, यानी कि 3.66 हम यहाँ से ले सकते हैं। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी आती है, लेकिन इसका 20% हमें यूज करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 20% ओरिजिनल, तो 20% यूज करेंगे। तो COP एक्चुअल क्या आएगा, COP एक्चुअल जो आएगा 20% ऑफ COP थ्योरेटिकल, जो कार्नोट का था। कार्नोट का कितना था, 3.6, 20%, 20/100 सोल्व किया तो एक्चुअल COP आपकी ये रही है 0.7323। और 1 टन जो रेफ्रिजरेशन है वो होता है इतने किलोवाट का, इसको याद रखें भाई कि 1 टन जो रेफ्रिज का क्वांटिटी होती है वो 3.5 किलोवाट आर की होती है। इसी प्रकार 40 टन कितने का हो जाएगा, 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 140.68 किलोवाट आर। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि हीट देखनी है, क्यू लो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 1, यानी इतने टेम्परेचर तक, इतनी हीट तक वो उससे उसकी हीट को कन्वर्ट कर देगा, लोअर पे ले आएगा। अब COP देखना है रेफ्रिजरेटर का, तो आप देखते हैं QL अपॉन वर्क। सो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या, COP क्या होता है, QL अपॉन में वर्क डन। वर्क डन निकालना है तो इधर पहुंच गया, तो QL अपॉन में COP लगेगा। सोल्व करेंगे इसको तो वर्क डन आपका आएगा 192.1 किलोवाट जूल बोल सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था भैया। सिमिलरली क्वेश्चन 14 को अगर हम एज्यूम करें, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जब भी वीडियो को देखें यार सब्सक्राइब कर दिया करें भाई। ज्वाइन करने की इच्छा आपकी है, एग्जाम में नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को भी देखने की इच्छा है, बैक क्लियर करने की इच्छा है, सब चीज़ करने की इच्छा है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें भाई। क्योंकि ज्वाइन करोगे तो और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लाइक नोट्स वगैरह सब क्लियरली मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, वो मिल जाएंगे सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 कहता है कि 1 kg ऑफ आइस है जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्स किया गया है विद इन द 12 kg ऑफ वाटर के साथ एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एज्यूमिंग द सराउंडिंग टेम्परेचर एज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी व्हेन द सिस्टम रीचेज कॉमन टेम्परेचर गिवन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखी है जिसको लेटेंट हीट बोला जाता है। ये सब चीज़ गिवन है, हमें दी जाएंगी।
तो गिवन क्या है, पहले मास m1 T1 गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर है, मास m2 गिवन है 12 है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है T2 27 है, इसको यूज कर लिया केल्विन, कैसे चेंज किया 227 प्लस 273 सोल्व किएंगे तो इसको 300 केल्विन आ जाएगा। सराउंडिंग टेम्परेचर आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे 15 में कितना 273, तो क्या आएगा 288 आएगा। ये सब चीज़ हमें गिवन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखें, तो जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो लगेगा ये कि हीट लॉस्ट बाय 12 kg ऑफ वाटर, इट मीन्स दैट Q लॉस्ट इज इक्वल टू मास m2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ऐसे लिखा हुआ है T माइनस टी सी, यानी कि 300 माइनस टी सी। इसको सोल्व कर दो, m दे रखा है आपको 12, Cp दे रखा है 4.18, ये आपकी दे दी। हीट गेन बाई 1 kg ऑफ आइस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट इज हीट रिक्वायर्ड, भाई आपका जो है बर्फ है, बर्फ को हीट करके पहले गलाना पड़ेगा, जिससे पानी बनेगा, उसमें कुछ हीट जाएगी, तो ये हमने गला दिया। गलाने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो देखनी है, और फिर आपको जो है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड आइस फ्रॉम 0 टू क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि दो हिस्से बनेंगे, एक तो गलाने के लिए हीट चाहिए और एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हीट चाहिए, जिसमें यूज होती है क्या लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q1 इजिकल टू एम एल, इसमें लेंगे तो m1 की वैल्यू 1 kg यानी कि 1 आ गया, आइस है क्योंकि आइस है, आइस की लेटेंट हीट दे रखी है, ठीक है, और ये एल की वैल्यू गिवन है हमें ये वाली, यूज किया सोल्व किया। सिमिलरली Q2 आपको दे रखा है, Q2 भी हम ऐसे ही निकालेंगे दूसरी हीट, भाई एक तो Q1 इससे निकाल लिया, Q2 इसके लिए निकाल लिया, तो Q1 Q2 निकाल लिया, टोटल गेन कितने करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर एक प्रिंसिपल है एट इक्विलिब्रियम पर कि हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, ये हम इसको फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से हम टीसी निकालने का प्रयास करेंगे और सोल्व करेंगे भाई, तो टीसी यहाँ से आप निकाल लेंगे, टीसी आएगा आपका 291.8 केल्विन, इसको सेल्सियस में बदलना है तो माइनस कर दो 273 से, तो ये आएगा 18.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एंथोल्पी के बारे में देखना है भाई, तो एंथोल्पी कहती है कि फॉर ए बॉडी हुज टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, देन आपका एंट्रोपी जो आएगा डेल एस इजिकल टू, ये फॉर्मूला आता है, याद रखो इसको, लिखा हुआ है डेल एस इजिकल टू mCp log n T2 अपॉन में T1। 12 किलो वाटर के लिए रखा है तो वैल्यू पुट करो, सबकी सबकी वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करना है, कैलकुलेटर आपके पास में होता है, बहुत ईजी होता है सोल्व करना भाई, तो ये आंसर जो आएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ हॉट वाटर डिक्रीजेस बिकॉज इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी कि जो हॉट वाटर की एंट्रोपी है वो घट रही है, देख रहे हैं आप भी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है भाई, हॉट वाटर तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, बढ़ेगा तो है नहीं जब हर चीज़ हटा लेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, पहला प्रोसेस तो ये हुआ कि हमने आइस को मेल्ट किया, कितने पे 273 केल्विन पे, तो इसके लिए डेल्टा S1 निकाला जो कि होता है QL अपॉन में T, यानी कि ML अपॉन में T हीट अपॉन टेम्परेचर, तो डेल्टा S1 आपका ये आ गया। सिमिलरली आप प्रोसेस 2 में जाओगे तो वहां पे हमने निकाला, दो प्रोसेस तो है, एक तो बर्फ को पिघालना है, फिर बर्फ के बाद की कहानी शुरू होनी है, तो हीटिंग मेल्टेड आइस फ्रॉम 273 केल्विन टू 291.8 केल्विन तक के लिए यूज करेंगे, तो S2 निकलेगा आपका mCp, और m इसके अंदर क्या है 1 है, Cp की वैल्यू पता होती है, Tc वैल्यू पता है 298 और 273, सोल्व किया तो ये आ गया, टोटल एंट्रोपी दोनों को ऐड कर दिया तो कुल मिला के ये आपकी टोटल एंट्रोपी आ गई। तो नेट चेंज जो एंट्रोपी में हुआ वो चेंज हुआ कि एंट्रोपी चेंज इन आइस, एंट्रोपी चेंज इन वाटर, दोनों को ऐड कर दिया, तो एस नेट जो निकला आपका, दोनों को माइनस कर दो, ये आपका एस नेट निकल जाएगा भाई। सो दैट एस नेट आपका ये आया, एंट्रोपी में चेंज इतना आया, ये बात ध्यान रखनी है, और पॉजिटिव वैल्यू कंफर्म कर देती है कि मिक्सिंग एंड हीट जो है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का है, रिवर्सिबल प्रोसेस का नहीं है, अगर नेगेटिव में आता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई इतनी बात है, अरे क्लियर है, इसी बात पे लाइक कर दो, ठीक है। अनअवेलेबल एनर्जी हमें दे रखी है T0 और TS, जहाँ पे T0 क्या सराउंडिंग टेम्परेचर है, T नोट आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, अनअवेलेबल एनर्जी हम इससे ही लिखेंगे T नोट TS, अरे कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला एक ही है, Q अपॉन में T, यही फॉर्मूला लग रहा है हर बार, बस किसी किसी टर्म में लग रहा है भाई, हीट आइस के लिए लग रहा है, या उसको मेल्ट करने के लिए लग रहा है, या कोई सी एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए लग रहा है, वैल्यू पुट करो आंसर लो। सबसे अच्छी बात आपके बीटेक के एग्जाम में होती है कि आपके पास कैलकुलेटर होता है, ज़रा सोचना नहीं पड़ता है गुना भाग करने में भाई, ठीक है।
ये बात ध्यान रखो हमेशा। और मेरी आपसे फिर से विनती है, जब भी एग्जाम में लिखो अच्छे से लिखा करो, बाद में कहते हो कि नंबर नहीं मिलते हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 हम आज करेंगे लास्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन भाई 100% लगा लो इसको एग्जाम के लिए। 101% लगा लो। 101% मतलब 101% किसी न किसी फॉर्म में आएगा जरूर, और आता रहता है। कि आपको क्या है, एक्सप्रेशन करना है थर्मल एफिशिएंसी का फॉर द कार्नोट इंजन के लिए। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कार्नोट इंजन, हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कहीं ना कहीं, और एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, तो कार्नोट इंजन पहले क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं भाई। ठीक, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, थोड़ी सी छोटी रखेंगे। तो कार्नोट इंजन क्या है, आपका एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है पहली बात, जो ऑपरेट करता है टू टेम्परेचर लिमिट्स पर। एक उसमें हाई टेम्परेचर है, एक उसमें लो टेम्परेचर होता है। कार्नोट इंजन दो टेम्परेचर पे काम करेगा, एक हाई पे एक लो पे, ध्यान रखना। और उसी के लिए हम इसमें जो कार्नोट साइकिल बनाएंगे जो 4 प्रोसेस में काम करेगी। 4 प्रोसेस कौन सी, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन कंप्रेशन। यानी कि पहले चीजें बढ़ेंगी फिर दबेंगी, बढ़ेंगी। पिस्टन कैसे काम करता है, पिस्टन ऐसे काम करता है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसी प्रकार से एक्सपेंशन और कंप्रेशन की कहानी है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और बाय द नेम चीजों को याद रखो। आइसो मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, थर्मल, यानी कि पहले केस में टी आपका कांस्टेंट रहेगा तब चीजें कम एक्सपेंशन होगी। और एडियाबैटिक का मतलब क्यों आपका जीरो रहेगा, कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ना ही दी जा रही है ना ही ली जा रही है। कंप्रेशन फिर से जो है दबाया जाएगा, फिर इसको जो है दबाया जाएगा, यानी पहले खोल दिया खुला कि भाई घूम, उसके बाद फिर से प्रेशर किया जाएगा। आप इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं। ये 4 प्रोसेस हम इस प्रकार से इसमें यूज करेंगे। वेट अ सेकेंड, जी देखिए यहाँ पे आप फुल आ गया होगा। यहाँ पे ये हीट जो है इस वाले रिसर्वर से एंटर करेगी। तो एंटर करने के बाद में क्या होगा, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन शुरू होगा। ठीक है, और ये जो है कहानी आपकी ऐसे जाएगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, फिर कंप्रेशन में, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन में जाएगी। और जो हमें वर्क लेना है वो उससे हम वर्क ले लेंगे, रिजेक्टेड हीट को ये बाहर भेज देगी रिसर्वर में, जिसको कोल्ड रिसर्वर बोलते हैं। आई बात समझ में। ये इसका सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको मैं देख सकते हैं चीज़ों को, मैं भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, इसमें क्या है कि प्रोसेस है, हीट आपकी यहाँ से ऐड की जा रही है। ए से बी तक जाने में क्या हुआ, बी से सी तक जाने में क्या हुआ, सी से डी तक, और डी से ए तक। आप देख सकते हैं कि ए से बी तक आने में, एक सेकंड, कि ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा है। फिर डी सी से डी तक जाने में भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए इसको बोला जाता है आइसोथर्मल। पहला केस क्योंकि फैल रहा है तो इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ओके, इस केस में आपकी हीट पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी जो हीट है वो कांस्टेंट बनी हुई है, जीरो बनी हुई है, ना तो ली जा रही है ना दी जा रही है, इसलिए एडियाबैटिक इसका नाम दिया जाता है। और इससे जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा इफेक्टिव सी, यानी कि टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। सोल्व करेंगे तो 1 माइनस टी सी अपॉन में टी एच आपका आएगा। अब 1 बाई 1 इस प्रोसेस को देखेंगे, इससे क्या वर्क डन निकलता है वो सोल्व करेंगे भाई। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, एक बार मुझे क्लियरली मेंशन कर दो। कोई प्रॉब्लम होया करे तो भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया करे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एफईपी में बैक है तो उसका कैसे करेंगे। तो मैं आपसे फिर कह देता हूँ कि टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन का हर किसी का इलाज नहीं होता है। सब सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वन शॉट वीडियोस भी आती चली जाएंगी। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और टाइम पे ही आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन जो ज्वाइन करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आगे कहानी करें अगर स्टार्ट हम, तो पहला प्रोसेस तो 1 से 2, यानी कि 1 से 2 का मतलब ए से बी तक जाने के लिए है। तो ए से बी तक जाने में क्या कहानी है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन क्या है, आइसोथर्मल है, इसलिए सब कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू टी हाई के। भाई ऊपर से दिया जा रहा है टेम्परेचर टी हाई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया है, एक चीज का ध्यान रखें हमेशा,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वहां पर जो भी इंटरनल एनर्जी चेंजेस है वो जीरो हो जाती है, कोई मतलब उसका नहीं बनता है। वो फर्स्ट लॉ आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या होता है, वो आपका Q इजिकल टू यू प्लस माइनस डब्ल्यू होता है। तो यू तो आपका जीरो होगा, इसलिए ये बनता है क्यू एच इजिकल टू डब्ल्यू से 1 से 2, यानी कि ये लिखा हुआ है क्यू एच इजिकल टू डब्ल्यू 1 से 2, यानी पहले से दूसरे प्रोसेस में ये रहना है। और क्योंकि पहले से दूसरे में आ रहे हैं, और रकडन का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो इंटीग्रेशन पी इंटू में डीवी होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको याद रखना है भाई। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो वर्कडन आपका आएगा पी इंटू में वी आएगा, और जो कि आपका क्यू एच के इक्वल होगा, जो क्यू एच क्या होता है आपका एम आर टी एच हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो हमने सोल्व कर लिया तो ये फॉर्मूला बन गया, तो इसलिए जो आपका क्यू एच बन के आएगा बेटा, वो क्यू एच बन के आएगा, ये फॉर्मूला मेन चीज है, ये ध्यान रखो भाई। एम आर टी एच ln log v2 अपॉन v1। तो आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला बन के आता है, इसको याद रखो। क्यों आया, क्योंकि 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी वी का इंटीग्रेशन log v होता है, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। फिर से हम प्रोसेस में जाएंगे जब 2 से, भाई पहले हम ऐसे आ गए, अब जाएंगे ऐसे 2 से 3 में जाएंगे। तो 2 से 3 में जाते हैं तो एडियाबैटिक कंप्रेशन लगता है, एक्सपेंशन लगता है। और एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट आपकी जीरो है, और इस कंडीशन में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट हम यूज करेंगे। रिलेशन पता है ना, तो ये हमने यूज किया। और तीन रिलेशन होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक टीवी होता है भाई। एक तो हो गया पीवी गामा इजिकल टू कांस्टेंट, एक हो गया टीवी गामा माइनस वन इजिकल टू कांस्टेंट। क्योंकि इस टर्म में तो टेम्परेचर है नहीं, तो हम ये यूज करेंगे, टी की जगह टी एच यूज करेंगे, वी की जगह वी टू यूज करेंगे। और जब देखेंगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन के आपका ऐसा आएगा। देखिए कैसा आएगा, ये आएगा टी एच वी टू गामा माइनस वन इजिकल टू टी एल वी थ्री गामा माइनस वन, क्योंकि प्रोसेस में टू से थर्ड की तरफ गए हैं। अब इसको भैया वर्क डन के लिए ले जाओ। अब हम कंप्रेशन में जाते हैं 3 से 4 में। अब हम कहाँ गए, पहले हम ऐसे गए, फिर ऐसे आए, अब हम ऐसे जाएंगे भाई, ऐसे जाएंगे। तो 3 से देखो 1 2 3 4, फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो अब 3 से 4 में जा रहे हैं, इस प्रोसेस में है। और इस प्रोसेस में फिर से आइसोथर्मल आ गया, लेकिन एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे सारे के सारे टेम्परेचर इक्वल टू लोअर टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम अब हाई से लो पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे वर्क डन में क्या काम करेगा, 3 से 4 पे। सिमिलरली दैट फॉर्मूला जो आपने यूज किया था वर्क डन का 1 से 2 में आने के लिए, क्या किया था, एम आर टी एल टी एच लॉग वी टू अपॉन में वी वन, ऐसे यूज किया था कुछ, तो उसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो और ये अपना ले लो। सिमिलरली एडियाबैटिक कंप्रेशन है 4 से 1 में जा रहा है, तो उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है भाई, क्योंकि एडियाबैटिक में रिलेशन तो यही होना है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट हो गया, टी लोअर टेम्परेचर लेंगे, वी फोर गामा माइनस वन हो गया इजिकल टू में, क्योंकि हाई पे पहुंच गया 4 से, तो वी वन गामा माइनस वन हो गया। इनको यूज करेंगे और भाई सोल्व करना है। सोल्व आपका ये हो रहा, फ्रॉम प्रोसेस 2 एंड 3 से हम इसका यूज करेंगे, इसकी वैल्यू का उठा के यहाँ पे रखेंगे, टी एच अपॉन टी एल ये हो जाएगा। फिर हम प्रोसेस 4 से 1 पे जाएंगे, वहां यूज करेंगे। कुल मिला के सोल्व करना है, और आपको देखना ये है, प्रूफ ये करना है कि V2 अपॉन V1 इजिकल टू में V3 अपॉन V4 आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी हीट सप्लाई होगी और हीट रिजेक्टेड होगी, वो क्या होगी, तो इसमें जो हीट सप्लाई होगी क्यू एच, वो एम आर टी एच, एम आर का मतलब यहाँ एम एल से ही है। ठीक है, ध्यान रखना, आज से कोई कॉन्स्टेंट टर्म ही है, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लेना। दोनों कंप्रेशन की बात है, दोनों यूज किया, दोनों को इक्वल रखा, तो ये कंडीशन बनी। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बेटा आपका क्यू एच अपॉन में क्यू सी इजिकल टू टी एच अपॉन में टी सी आएगा। इसका यूज करना है फोकस के लिए, थर्मल इफिशियंसी के लिए, जो कि हम नीटा से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी क्या होती है भाई, आपने कितनी एनर्जी दी, कितना काम लिया, दोनों का रेशो एफिशिएंसी होती है। तो क्या आपका वर्क आउटपुट आया, कितनी आपने हीट सप्लाई की थी। हीट जो वर्क डन है हमारा क्यू एच माइनस क्यू सी आता है, तो हीट हमने क्यू एच इसको सप्लाई की थी, दोनों को डिवाइड किया, सोल्व किया, तो आपका जो आएगा नेट इजिकल टू 1 माइनस क्यू सी अपॉन में क्यू एच आएगा। और लोअर हाई के लिए इसको यूज कर लो,
सो दैट खत्म कहानी। ये एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है भाई। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन इस वीडियो में थे भाई। ठीक है, इस वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन 15 तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एकदम 7 मार्क्स पक्के हैं, रखे रखाए। ये बात तो मेरी मान लो और जान लो। ठीक है भाई। तो करते रहिए मेहनत भाई, फिर एक अब की बार ख़त्म कर देंगे, फिर एक जो है मैराथन इसकी बना देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।